एक साल के भीतर भीतर आप सीना तान करके आंख में आंख मिला करके दुनिया से बात कर पाते हो नहीं कर पाते? दुनिया आपको सम्मान से देखती है कि नहीं देखती है? आपको स्वयं के भारत की प्रगति के प्रति गर्व होता है कि नहीं होता? जोशीला लहजा, देश का हर चाय वाला सीना तान के घूम रहा है। इमोशन में लिपटी हुई जुबान और सधा हुआ बॉलीवुड का अंदाज। न मैं भूलना चाहता हूं न मैं भुलाने देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी की ये डायलॉग डिलीवरी हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की याद दिलाती है। बड़ी से बड़ी बातों और मुद्दों को बेहद आसान शब्दों में जनता तक पहुंचाने की मोदी की ये महारत ही उन्हें दूसरे नेताओं से आगे ले जाती है। तमतमाए चेहरे के साथ जब वो मंच पर प्रकट होते हैं तो टीवी के कैमरे उनके चेहरे के भावों को लोगों के और नजदीक पहुंचा देते हैं। विदेश हो या फिर देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जब जब हिंदुस्तान की चर्चा होगी, उस काल में जब जब हिंदुस्तान की चर्चा हुई है, गंगा मैया की चर्चा के बिना हिंदुस्तान की चर्चा अधूरी होती है। औरों के लिए गंगा एक नदी हो सकती है, हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, यह हमारी मां है, मां। हाथों के इशारे, चेहरे पर तेजी से बदलते भाव और उनकी भाषा का ठेठ देसी अंदाज सुनने वालों के जहन पर सीधी चोट करता है और मोदी की यही चोट सीधे वोट में तब्दील होती रही है। आपने 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दीजिए। आपने शासकों को चुना है, एक बार सेवक को चुन करके देखिए। देश में बदलाव के दावे के साथ मोदी सत्ता में आए थे और आज देश की राजनीति में वो कामयाबी का सूरज बनकर सत्ता के आसमान पर चमक भी रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी एक साल में देश को कितना बदल सके हैं। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि मोदी के विरोधी उन पर बदलाव की जगह बदले की राजनीति करने का इल्जाम लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे, मगर वो हुआ है। फूड पार्क को कैंसिल किया गया। दरअसल राजनीति का मैदान हो या फिर फिल्म का आसमान, अब कामयाबी लंबे वक्त का इंतजार नहीं करती। आज के सुपरफास्ट दौर में जहां रिलीज के पहले ही हफ्ते में फिल्म हिट या फ्लॉप हो जाती है, वहीं राजनीति के मैदान में भी जनता अब फटाफट परिणाम चाहती है। और यही वजह है कि मोदी भले ही अपने कार्यकाल को 5 दिवसीय टेस्ट मैच की तरह देख रहे हों, लेकिन लोग चुनावी वादों की वजह से उनसे 2020 की उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक साल के भीतर भीतर आप सीना तान करके आंख में आंख मिला करके दुनिया से बात कर पाते हो नहीं कर पाते? व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की शख्सियत में क्या आए हैं बदलाव। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि पिछले एक साल में कितनी बदली है देश की सरकार, और पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि क्या बदले की राजनीति कर रहे हैं मोदी या फिर सच में लाया है उन्होंने देश में बदलाव। 30 साल से हिंदुस्तान में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, उसके कारण विश्व का भारत पे भरोसा नहीं था। जिन लोगों को लगता है कि मोदी एक साल में इतना सारा क्यों किया, मोदी शरीर से भले एक साल में किया हो, लेकिन दरअसल मोदी ने 30 साल के पुराने काम को पूरा करने के लिए प्रयास किया।
देश में सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र यानी 7 RCR रोड, देश का सबसे अहम पता है 7 रेसकोर्स रोड, क्योंकि यहीं देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब से नरेंद्र मोदी यहां रहने आए हैं, इस 7 रेसकोर्स ने देश में बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है ये 7 रेसकोर्स रोड। प्रधानमंत्री निवास यानी 7 रेसकोर्स रोड में सब कुछ वैसा ही है जैसा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय था। प्रधानमंत्री निवास में ना तो विजिटर्स रूम की दीवारों का रंग बदला है, ना ही फर्नीचर्स, ना ही फूलों की फुलवारी में कोई बदलाव आया है। प्रधानमंत्री निवास अभी भी पहले की तरह एसपीजी के पूरी तरह से घेरे में है। लेकिन इतने सालों में कुछ बदला है तो प्रधानमंत्री निवास का रुतबा। तकरीबन 10 साल बाद प्रधानमंत्री निवास यानी 7 रेसकोर्स रोड अब बन गया है राजनीतिक ताकत की शक्ति केंद्र। हम मुख्यमंत्री गुजरात में उनके जो चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस उसमें भी गए थे, वहाँ मयूर नहीं देखा था। प्रधानमंत्री निवास 7 रेसकोर्स में बहुत मयूर है और परिवर्तित जीवन होने का संभावना है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से एक बार मीटिंग करने का मौका मिला, तो मैंने पूछा था, प्रधानमंत्री जी आप गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए हैं, अभी आपका तो लाइफस्टाइल में चेंज हो जाएगा, आप परिवर्तित हो जाएंगे। तो वो नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बताया कि हमें देख के लग रहा है कि हम अनअवेलेबल हो गए हैं, हम परिवर्तित हो गए हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं और बताओ कि मेरा क्या परिवर्तन कोई दिखाई दे रहा है। अगर इसके बाद भी तुमको परिवर्तन दिखाई देगा तो वो तुम्हारा आंख का समस्या है, बड़े अच्छे एक डॉक्टर दिखा दो, मजाक करके बताया कि मैं नया हूं, अनुभव नहीं है, लेकिन मैं हर बात को सीखने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी का चुनाव से पहले वाला आत्मविश्वास और उनका खास अंदाजे बयां आज भी बदस्तूर कायम है। सार्वजनिक तौर पर वो लगातार सीखने और खुद को बदलने की बात भी करते रहे हैं। उनके हेयर स्टाइल, दाढ़ी के स्टाइल और डिजाइनर कपड़ों को अगर छोड़ दें तो मोदी की शख्सियत में कई बदलाव साफ देखे जा सकते हैं। सख्त प्रशासक और तीखे भाषण देने वाले नेता की अपनी छवि के उलट सार्वजनिक तौर पर वो बेहद विनम्रता से पेश आते नजर आए हैं। मोदी की एक अक्खड़ और मन मर्जी चलाने वाले नेता की जो छवि रही है, उससे भी वो पिछले 1 साल में बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आए हैं। और शायद ये जिम्मेदारी का एहसास भी है जिसने उन्हें विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ ज्यादा उदार और तालमेल बैठाने वाला बना दिया है। नरेंद्र मोदी जी का जो बेसिक फीचर्स, जो बेसिक कैरेक्टर, वो तो अचानक 1 साल में बदल नहीं सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 280 के ऊपर मैंडेट लेके भी नरेंद्र मोदी जी को भी रियलाइजेशन ये है कि लोगों को अगर और कोई शिकायत नहीं है तो एरोगेंस भी एक शिकायत होता है। तो एरोगेंट ना कहे, इसके कारण पार्लियामेंट में पहले दिन में जाके सोनिया जी से लेके हर क्षेत्रीय नेता के सामने जाके झुक के प्रणाम किए हैं, नमस्कार किए हैं। और जितने पत्रकार हैं मीडिया के साथ संपर्क नहीं करते हैं, तो अभी मीडिया के साथ भी डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक सिलसिला मुझे लगता है, एक नई चैप्टर भी उसमें भी शुरू हुआ है। मई 2015 को नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बने 1 साल पूरा हो जाएगा। इस मौके पर उनकी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने की पूरी तैयारी भी कर चुकी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी के भीतर काफी बदलाव आया है। हालांकि उनके अंदर ये बदलाव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने से काफी पहले तब से नजर आने लगा था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। भाइयों बहनों, मुझे आज गर्व हो रहा है कि मेरे गुजरात के मतदाताओं ने ये सिद्ध कर दिया कि देश की जनता गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट ये अगर जमीन पे दिखाई दे तो जनता बाकी सब बातों से ऊपर उठ करके उचित फैसला करती है और गुजरात की जनता ने वो फैसला किया है। गुजरात में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद से ही
नरेंद्र मोदी देश के आगे विकास का मुद्दा उछालते रहे हैं। खास बात यह है कि ये वो वक्त था जब बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया था, लेकिन उससे पहले ही मोदी अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे। वो जहां गुजरात में सद्भावना यात्रा पर निकले, वहीं 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा हवा दी ताकि खुद को राष्ट्रीय नेता के तौर पर पेश कर सके। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होने से पहले कम से कम 2 साल से वो अपने आप को इस भूमिका के लिए तैयार कर रहे थे और उन्होंने अपने बाल, दाढ़ी, बोलने चालने का तरीका, भाषण देने का तरीका, जिस तरह वो हाथों का इस्तेमाल करते हैं उसका तरीका और जिस तरह के कपड़े पहनते हैं रंगीन किस्म के, वो सब चीज़ें उन्होंने धीरे धीरे कर कर गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर ही उसका पक्का रिहर्सल कर लिया था। इसलिए जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रीय मंच पर अवतरित हुए तो लोगों को ऐसा नहीं लगा कि ये व्यक्ति इस काम के लिए नया है। तो वो पहले से उन्हें कैसे क्या करना है इसका वो अच्छा खासा रिहर्सल करके आए थे मैदान में। गुजरात में तीसरी जीत के बाद जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार दिल्ली का रुख किया था तो उन्होंने विकास के अपने मॉडल में सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के नारे को भी जोड़ दिया था और यहीं से शुरू हुई थी देश में अच्छे दिनों की बात। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते गए, नरेंद्र मोदी खुद को बदलते चले गए। उन्होंने न सिर्फ मुद्दों को लेकर अपनी अप्रोच बदली, बल्कि सबका साथ सबका विकास के अपने नारे को और ज्यादा हवा देते चले गए और इसी के बाद से उनकी छवि भी बदलती चली गई। मैं जब गुड गवर्नेंस की चर्चा करता हूं तो मैं अपने मॉडल की बात करता हूं तो मैं कहता हूं P2G2, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। आमतौर पर हमारे यहां शासन फायर फाइटर का काम करता है। समस्याएं हुई, शासन उसको फॉलो करता है, दौड़ता है, रास्ता खोजता है। मित्रों, शासन का काम है स्थितियों को विजुलाइज करें, नए आयामों की खोज करें, स्थितियों बदलने का संकल्प करें और उसके अनुकूल नई व्यवस्थाओं को विकसित करें। लेकिन हम पिछले 6 दशक से ज्यादा समय से देख रहे हैं कि हम उन कामों को करने में विफल हुए हैं और उसका नतीजा ये हुआ है कि आज देश के अंदर एक निराशा का माहौल है। मोदी का सक्सेस पर्सनल लेवल पे बहुत ज़बरदस्त है। कोई आदमी आज के तारीख में बहुत इतने छोटे नीचे से उभर के यहाँ तक आ जाए और सारी मीडिया, सारा कॉर्पोरेट जगत, सारा पैसा वाला, पार्टी संगठन, आरएसएस, एनडीए, ये हर आदमी आपको सपोर्ट करने लगे और बाकी लोग सब धराशायी हो जाए, कांग्रेस पिट जाए, बाकी क्षेत्रीय पार्टियां पिट जाए, जो रीजनल अलायंस बन रहे थे या गठबंधन की पॉलिटिक्स हम सब लोग मानते थे कि एक रियलिटी है भारत के लिए, वो सब खत्म हो जाए और बीजेपी एब्सोल्यूट जीत पा ले, मोदी जो चाहे वो हो जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है और ये उन्होंने कैसे हासिल किया है ये अभी भी ठीक से पढ़ने की चीज़ है। नरेंद्र मोदी अपने स्टाइल, कामकाज की शैली और भाषणों के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर काफी अलग नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान वादों और शिकायतों की झड़ी लगा देने वाले मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके अंदाज, कामकाज और प्राथमिकताओं में भी काफी फर्क नजर आता है। चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान, महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर मोदी खूब बोला करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वो इन मुद्दों पर कम ही बोलते नजर आए हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वो कम ही बदले हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए खुद मोदी ने कई बार कहा कि वो छुट्टी नहीं लेते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज भी वो अपनी इस बात पर कायम हैं। मैंने उस समय कहा था कि देश की जनता ने मुझे जो दायित्व दिया है, मैं
परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। ये कहा था कि नहीं कहा था? एक दिन भी छुट्टी ली है क्या? वैकेशन मना रहा हूं क्या? आराम कर रहा हूं क्या? दिन रात ईश्वर ने जितना समय दिया, शक्ति दी, मैंने ईमानदारी से उसका पालन किया है कि नहीं किया है? देखिए, निजी जिंदगी मोदी के पास तो वैसी कोई निजी जिंदगी है भी नहीं, क्योंकि वो एक परिवारहीन व्यक्ति हैं। वो अपने भाइयों के साथ नहीं रहते, अपनी माँ के साथ नहीं रहते, अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते, तो ऐसी कोई उनकी निजी जिंदगी नहीं है। वो 24 घंटे के राजनेता हैं, 24 घंटे के पॉलिटिशियन हैं। उनके जो सबसे ज्यादा घोर आलोचक भी हैं, वो इस बात को मानते हैं कि उन्होंने ये उम्मीद भरी चुनाव प्रचार के दौरान, आप देखिए जिस तरह का माहौल था, यानी देश में कुछ काम हो नहीं रहा था, भ्रष्टाचार था, प्रधानमंत्री कहीं दिखाई नहीं देते थे, सुनाई नहीं देते थे, पता नहीं चलता था कि कौन नेता है, देश का क्या हाल होगा। वहां उन्होंने कहा कि मैं एक डिसाइसिव नेता हूं, मैं काम करता हूं, आपके लिए काम करूंगा, और ये उन्होंने मैसेज दिया। और उसमें खासतौर पर युवाओं को, यानी 65% युवा हमारे 35 साल से कम के हैं, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, और वो चीज अभी तक लगातार चलती आ रही है। मेरे ख्याल से एक देश के लिए एक नेता का ऐसा कर पाना एक बहुत बड़ी बात है। जमीन के दाम बढ़ रहे हैं, फायदा किसान को जाना चाहिए, फायदा मजदूर को जाना चाहिए, मगर आप लोग चाहते हो कि फायदा आपके जो मित्र हैं उनको मिले। भूमि अधिग्रहण बिल, जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाने जैसे विवादित मुद्दों के अलावा विदेश नीति, आर्थिक सुधार, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और काले धन से जुड़े मुद्दे पर मोदी सरकार को तीखे विरोध का सामना करना पड़ा है। इन सारे मुद्दों के अलावा नरेंद्र मोदी के चुनावी वादों और प्रधानमंत्री बनने के बाद बदले उनके इरादों की पड़ताल भी हम करेंगे आगे, और आपको ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 साल के कार्यकाल में देश में क्या कुछ बदला और चुनावी वादे के मुताबिक क्या कुछ नहीं बदला है। लेकिन उससे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आए इस सबसे अहम बदलाव की सुनिए। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले और फिर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विरोधी दल सेक्युलरिज्म के मसले पर घेरते रहे। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले हुए और हिंदू कट्टरवादी संगठनों ने घर वापसी कार्यक्रम चलाकर अल्पसंख्यक विरोधी माहौल बनाने की कोशिश की, उससे नरेंद्र मोदी की सरकार की नीयत और हरकत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खास मसले में वो एक खास तरह की रणनीति अपना रहे हैं, और उस रणनीति को मैं लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की स्ट्रेटजी कहता हूँ। ये रणनीति इस तरह की है कि बड़े बड़े पैमाने पर दंगे नहीं होंगे, लेकिन कुछ इस तरह की बातें की जाती रहेंगी, इस तरह के काम किए जाते रहेंगे, इस तरह की बीच बीच में चिंगारियां छोड़ी जाती रहेंगी, ताकि अल्पसंख्यकों को ये लगातार लगता रहे कि वो दरअसल दोयम दर्जे के नागरिक हैं। वो इस देश में रहेंगे, उनको रोजगार भी मिल सकता है, उनको पैसे कमाने की सुविधा भी मिल सकती है, उन्हें शिक्षा भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन राजनीतिक दावेदारियों के मैदान में उनके सामने हमेशा ही ये सवाल रहेगा कि वो पहले दर्जे के नागरिक हैं या दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। ये जो 35-40 पिल्ले पैदा करते हैं ना, ये लव जिहाद फैला रहे हैं। हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। देश में अल्पसंख्यक विरोधी माहौल और समुदाय पर हमले की घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तो लंबे वक्त तक खामोशी रहे, लेकिन फिर उन्होंने देश में बढ़ती मजहबी कट्टरता के खिलाफ न सिर्फ मीडिया में बोला, बल्कि अपने भाषणों में भी इसके खिलाफ खुलकर बोलते नजर आए हैं। My government will act strongly in this regard. With this commitment, I appeal to all religious groups to act with restraint, mutual respect, and tolerance in the true spirit of this ancient nation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धार्मिक कट्टरता को लेकर दिए ऐसे भाषण के विरोधी और समर्थक अपनी अपनी तरह से मायने तलाशते रहे हैं। मजहबी कट्टरपंथ पर मोदी के प्रहार पर विरोधी पार्टियों ने सबसे बड़ा सवाल यह भी उठाया कि क्या अल्पसंख्यकों पर हमला बोलने वाले योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज जैसे बीजेपी के सांसद भी प्रधानमंत्री की बात को मानेंगे?
मोदी के 2 मंत्री इस तरह की बात कहते हैं, मोदी का एक सांसद इस तरह की बात कहता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, बल्कि उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। समझाने को मैं इन्वर्टेड कॉमा में रख के कह रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यकों के सामने एक संदेश जाता है कि दरअसल उनकी इस राजनीतिक निजाम में उनकी क्या हैसियत है। तो ये एक सोची समझी हुई रणनीति है। इस रणनीति के फायदे भी हैं, इस रणनीति के नुकसान भी हैं। इस रणनीति के फायदे ये हैं कि इसमें मोदी का समर्थन करने वाली जो बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो कार्यकर्ता पंक्ति थी, जिसने मोदी मोदी चिल्लाकर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, उसके दिल को इससे तसल्ली मिलती है और मोदी को उस कार्यकर्ता पंक्ति को, अपनी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को लगातार संबोधित भी करना है। दूसरी तरफ मोदी की एक दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, दूसरा जो समर्थन आधार है, जो कारपोरेट कैपिटल है, उसको इन तमाम कामों से दिक्कत होती है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का अभी तक का जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों के साए में ही गुजरा है। खास बात यह है कि ये संगठन हिंदू कट्टरपंथी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि भी एक कट्टर हिंदूवादी नेता की रही है। ऐसे में उनकी ये बदली हुई अप्रोच बतौर प्रधानमंत्री सबसे अहम बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है तो बहुत सेकुलरिज्म का खतरा है। ये जो कैंपेन है इसको भी काउंटर करने के लिए क्रिश्चियनिटी से लेके बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हैं उसके साथ मीटिंग किए हैं। अजमेर शरीफ में नकवी साहब को भेजा गया था चादर चढ़ाने के लिए। फिर हर रामकृष्ण मिशन जैसे जाते हैं अजमेर शरीफ में भी वो चादर चढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। तो अभी प्रधानमंत्री जी ये छवि दे रहे हैं कि नागपुर चलाना नहीं है, नागपुर तो एक छोटी मतलब एक क्षेत्र है, लेकिन देश चलाना है। तो इसीलिए आरएसएस के लीडर्स भी लखनऊ में मीटिंग किए हैं। मोहन भागवत जी के साथ भी प्रधानमंत्री जी का बातचीत हुआ है। आरएसएस का जो मुद्दा है 370 से लेके अयोध्या से लेके बाकी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब मुद्दा अभी केप्ट इन एबेंस जिसको कहते हैं, मतलब इसको अभी रखा जाएगा। 3-4 साल इसमें कोई इशू नहीं करेगा। ये एक फैसला आरएसएस ने भी लिया है, क्योंकि अभी सरकार चलाने के लिए गवर्नेंस का जरूरत है, रिफॉर्म का जरूरत है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की जिंदगी और व्यक्तित्व में आए बदलावों की चर्चा के बाद अब बात उन मुद्दों की जिनको लेकर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े और बड़े वादे और दावे किए। हालांकि इससे पहले चर्चा उन मुद्दों की जिन्हें लेकर उनके विरोधी उन पर जमकर हमले बोल रहे हैं। सरकार किसान विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है, सूट-बूट की सरकार है और मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मोदी सरकार पर सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि वो 6 माह में ही यू टर्न की सरकार बन गई। विपक्षी कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने सारे फैसले पूंजीपतियों के हित में लिए हैं और ये गरीब और किसान विरोधी सरकार है। कांग्रेस उपाध्यक्ष कहते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है। कांग्रेस का मोदी सरकार पर दूसरा बड़ा आरोप यह है कि उसकी सारी योजनाएं यूपीए सरकार की योजनाओं के बदले हुए नाम के रूप में सामने आई हैं और मोदी सरकार एक यू टर्न सरकार बन गई है। यही नहीं, विरोधी जहां प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, वहीं मोदी सरकार पर बदलाव नहीं बल्कि बदले की राजनीति के आरोप भी लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे, मगर वो हुआ है। फूड पार्क को कैंसिल किया गया और अंग्रेजी में बड़ी अदा के साथ कहा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि देशी और विदेशी जो पूंजी है, उस पूंजी के लिए लाल जाजिम बिछाना, उसके लिए रेड कारपेट बिछाना, इसके लिए रणनीतियां बनाना, इसके लिए कानून बनाना, सब कुछ इसी के लिए करना। और उसके लिए वे इस हद तक जा सकते हैं कि अभी जिस घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा है, उसकी लिखी हुई बातों का भी पूरी तरह उल्लंघन कर सकते हैं, जो उन्होंने अभी कल ही किया है। साफ तौर पर लिखा था कि जो मल्टी ब्रांड रिटेल में हम विदेशी पूंजी को निमंत्रित नहीं करेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत दिनों तक कांग्रेस सरकार के खिलाफ संघर्ष भी किया था। मोदी सारे लोगों ने संघर्ष किया, तो उनके सारे बयान रिकॉर्ड पर दर्ज हैं, लेकिन 1 सेकंड में मोदी ने उस बात को पलट दिया।
क्योंकि उन्हें वो लाल जाजिम बिछाना है, वो इसी काम में लगे हुए हैं। ये वोट बैंक की राजनीति का खेल इतना घिनौना हो गया है, चप्पे चप्पे पर वोट बैंक की राजनीति की दुर्गंध आती है। प्रधानमंत्री मोदी के 300वें दिन इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन जनमत संग्रह के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अगस्त 2014 की तुलना में घटी है। तमाम सर्वे अब भी यही संकेत दे रहे हैं कि वो अभी भी नेता नंबर 1 हैं। यही वजह है कि कांग्रेस चाहे भले ही ये दावा करे कि मोदी सरकार की स्वच्छ भारत, जनधन योजना या अटल बीमा योजना यूपीए के कार्यक्रमों की नकल है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद कुशलता के साथ इन कार्यक्रमों की न सिर्फ जिम्मेदारी और इनका प्रचार किया, बल्कि इसे उत्साह के साथ तेजी से आगे भी बढ़ाया है। और ये एनर्जी यूपीए सरकार के वक्त नदारद थी। विदेश मामलों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुरुआत में जैसा अनुभवहीन नेता माना जा रहा था, उन्होंने उससे उलट प्रदर्शन करके दिखाया है। सत्ता में आने के बाद से विदेश मामलों में भी प्रधानमंत्री कार्यालय की सक्रियता नजर आ रही है। फिर चाहे भूकंप के बाद नेपाल को मदद पहुंचाने की बात हो या फिर अमेरिकी व्हाइट हाउस के साथ तालमेल बिठाने की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी विदेश मामलों में भी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुखों को बुलाकर अपनी विदेश नीति का पहला संकेत दिया था। वो नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और चीन जैसे अहम देशों का दौरा भी कर चुके हैं। साफ है कि भारत के पड़ोसी मुल्कों या फिर दुनिया के ताकतवर देश प्रधानमंत्री मोदी अभी तक अपनी कूटनीति में सबको बराबर की तवज्जो देते नजर आए हैं। वो ये संदेश देने में भी कामयाब नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी पहली पारी में भारत की छवि विदेशों में मजबूत की है। हम मिलकर के भारत मां की सेवा करें, हमसे जो हो सके हमारे देशवासियों के लिए करें, अपने वतन के लिए करें। वो चाहे अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, G20 में हो, UN में हो, दुनिया अब फिर से भारत की ओर देखने लगी है। ये कोई कम अचीवमेंट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का जादू देश में ही नहीं चला है, बल्कि वो विश्व मंच पर भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित करते हुए उन्होंने जहां पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, वहीं पूरी दुनिया को योग, आयुर्वेद और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हाजिर जवाबी से अमेरिका और चीन समेत विश्व भर के नेताओं को प्रभावित किया है और दुनिया भर में फैले अप्रवासी भारतीयों ने तो उन्हें हाथों हाथ लिया है। अमेरिका से लेकर चाइना तक प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया का जो मंत्र दिया है, उसका भी कारोबार जगत में स्वागत हुआ है। मोदी का मिशन है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया का एक बड़ा नाम बन सके। मोदी की पर्सनालिटी में एक शोमैनशिप है, एक बहुत ही तैयारी है, एक बहुत ही मैनेजरियल स्किल है, ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो विदेश वाला जो मामला है उसमें ये चीज़ शायद सबसे ज़्यादा बढ़िया ढंग से दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि वो दिग्विजय करने निकले हैं और सारा देश उनके पीछे झूम रहा है कि ऐसा पहला नेता आया है जो विदेशों में झंडा गाड़ रहा है। उससे क्या मिला, डिप्लोमेसी में क्या हुआ, इकोनॉमी को क्या लाभ हुआ, पॉलिटिक्स में क्या, ये बहुत दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स और उनकी पर्सनालिटी को निश्चित रूप से इससे बहुत फर्क पड़ा। पिछले एक साल में अपने अंदाज और अपने काम करने के तरीके से प्रधानमंत्री मोदी सीधे जनता से जुड़ते नजर आए हैं। इस दौरान उन्होंने आसान शब्दों और तरीकों से लोगों को ऐसी तरकीबें सुझाने की कोशिश भी की है जिसने देश के माहौल में बदलाव की एक हरकत पैदा कर दी है। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर पर
स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने वाले मोदी खुद बनारस के घाट पर मिट्टी हटाते भी नजर आए हैं। लीक तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं की शुरुआत भी की है, जिनमें आदर्श ग्राम योजना और जन धन योजना जैसी उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। खास बात यह है कि अभी तक मोदी सरकार को परेशान करने वाला भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला भी सामने नहीं आया है, लेकिन भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और काला धन जैसे मुद्दों पर अपने चुनावी वादे निभाने में मोदी अभी तक नाकाम भी नजर आए हैं। बेसिकली एक लिबरल प्राइवेट इकोनॉमी का सबसे बड़ा स्पोक्समैन नरेंद्र मोदी बनेंगे, ऐसे उम्मीद था। और अभी तो नरेंद्र मोदी लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहाँ राइट विंग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सोनिया गांधी भी सोशल सेक्टर करते थे, मनमोहन सिंह इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते थे, चिदम्बरम करते थे, लेकिन उसमें एक मिडिल पाथ लेने का जरूरत होता है। अगर आप कंप्लीटली पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर करेंगे और सोशल सेक्टर को इग्नोर करेंगे और रिफॉर्म करने के लिए सब कुछ लिबरेट कर देंगे, सब कुछ प्राइवेटाइज कर देंगे, तो उसमें भी एक एक्सट्रीम लाइन लेना इस सरकार का, मुझे लगता है उसमें थोड़ा मिडिल पाथ से चल रहा है। तो वो मिडिल पाथ लेने से आम जनता के बात कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हुई बेमौसम बारिश और कमजोर मॉनसून के अनुमान ने देश के एक बड़े हिस्से, खासकर किसानों में बेचैनी फैला दी है। डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया, बढ़ती तेल की कीमतें, धीमे पड़ते औद्योगिक उत्पादन, गिरता सेंसेक्स और चिंताजनक कर कानून से भारतीय कॉरपोरेट और देश का मध्य वर्ग भी बेचैन हो रहा है। बावजूद इसके एक साल में अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जहां मोदी मस्त हैं, वहीं उनके विरोधी पस्त नजर आ रहे हैं। 12 साल मुख्यमंत्री रहे मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री पद के अनुरूप तेजी से ढालते हुए राजनीतिक तौर पर भी अपना कद इतना ऊंचा कर लिया है कि आज कोई राजनेता उनके आसपास भी नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए देश से लेकर विदेश तक मची है मोदी नाम की गूंज।